हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन दी क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। इस लेक्चर में मैं थोड़ा बात करूंगा जिसे हम कहते हैं मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन। बट लेट मी बी वेरी क्लियर फ्रॉम द आउटसेट। इस लेक्चर में मैं कुछ भी डिराइव करके रिजल्ट्स नहीं लाऊंगा। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट्स दे रहा हूँ, क्योंकि आपके लेवल पे जब तक आपने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन थ्योरी नहीं पढ़ी है, डिराक फॉर्मुलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जिसे हम कह सकते हैं, तो तब तक इस चीज़ का जो प्रॉपर डेरिवेशन करके जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं है। मैं सिंपली आपको रिजल्ट्स दूंगा। हाँ, कुछ एग्जांपल से शायद हम उन्हें बेटर समझ सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स में किया क्या है, इफ़ यू रिमेंबर, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की थी। ओके, जिसे हम डेरिवेशन कह रहे थे, बट इट कैन नॉट बी डिराइव्ड। बट ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर एक्टिंग ऑन द वेव फंक्शन, ओके, टाइम डिपेंडेंट वाले की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी एनर्जी ऑपरेटर एक्टिंग ऑन द वेव फंक्शन। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज, यहाँ पे ये शुरू में भी मैंने क्वेश्चन रेज किया था, शायद आपको इतना स्ट्राइकिंग न लगाओ, बट अब मैं उस क्वेश्चन को फिर से रेज कर रहा हूँ। जब हमने टी काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को सब्स्टिट्यूट किया था, तो टी में आता है पी स्क्वायर बाई टू एम। तो पी का ऑपरेटर हमने क्वांटम मैकेनिक्स में किसी तरह से जस्टिफाई किया था, प्लेन वेव्स की मदद से या जिस भी तरीके से, कि माइनस आई टैच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। और थ्री डायमेंशनल केस में बात करें तो पी का ऑपरेटर जो होता है माइनस आई टैच क्रॉस डेल। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी केवल एक्स का फंक्शन होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को सिंपली मैंने वी एक्स से रिप्लेस कर दिया था। इनफैक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन आप अभी भी देखें, जब फॉर्म में हम लिखते हैं माइनस एच क्रॉस बाई टू एम डेल स्क्वायर, वो पी स्क्वायर बाई टू एम ऑपरेटर है, प्लस वी सीधे सीधे आ जाता है। मतलब और एक्सप्लिसिट एग्जांपल चाहिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर में हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जाके हम हाफ के एक्स हैट स्क्वायर लिखना चाहिए था, लेकिन एक्स हैट की जगह हम फिर से एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं। मतलब बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक जो हमने किया है, एक्स का ऑपरेटर सिंपली एक्स ही लिया जाता है, जबकि पी का ऑपरेटर सिंपली पी नहीं, आप लेते हैं माइनस आई टैच क्रॉस डेल बाई एक्स। इवन आपका वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट तो है, लेकिन उसके अलावा एक्स का फंक्शन होता है। आप देख रहे हैं एक्स कुछ ज़्यादा डोमिनेंट सा रोल प्ले कर रहा है। एक्स का ऑपरेटर तो सीधे एक्स ही आ गया, पी का ऑपरेटर भी डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आया है, और साई भी एक्स। मतलब सारी चीज़ें आप एक्स के टर्म में लिखते जा रहे हैं। ओके, एक्स स्पेस में जैसे वर्क कर रहे हो, मैंने ये टर्म शायद पीछे कहीं यूज़ भी किया होगा। आप सब कुछ एक्स स्पेस के टर्म में, साई है तो उसका डिफरेंशियल भी एक्स के रेस्पेक्ट में हो सकता है ये। लेकिन अब ये है इवन जब आप साई से जो आप इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, आप कहते हैं साई अपने आप में कोई रेलिवेंस नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन साई के अंदर होती है, पर फिजिकली रेलिवेंट साई नहीं है, मॉड साई स्क्वायर। और मॉड साई स्क्वायर होता है जिसे आप कहते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, लेकिन किस चीज़ की, किस पोजीशन पे, पोजीशन एक्स, किस पोजीशन पे पार्टिकल के पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अगेन आप देख सकते हैं ये जो सारा हमारा फॉर्मुलिज्म है, ये डेफिनेटली एक्स को फेवर कर रहा है। एक्स से मेरा मतलब है कोऑर्डिनेट पोजीशन को एक तरह से फेवर कर रहा है, इन अ सर्टेन सेंस इट इज़ फेवरिंग। ओके, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, वी हैव बीन वर्किंग इन द कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक्चुअली एक खास तरह के रिप्रेजेंटेशन में वर्क कर रहे थे, जो शायद इनिशियली स्टार्ट करने के लिए सबसे आसान, समझने के लिहाज से सबसे सही रहता है। लेकिन वो जो है, वो क्वांटम मैकेनिक्स का केवल एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही एक्स, थ्री डायमेंशनल केस होगा तो एक्स वाई जेड, जो कि मिला के आर वेक्टर होता है, ये हमारा है कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। और साई एक्स टी जो है अभी तक, जिसे हम सिंपली वेव फंक्शन कह रहे थे, इसको अब मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रॉपर्ली कहूँगा ये कोऑर्डिनेट स्पेस में वेव फंक्शन है, इट इज़ द कोऑर्डिनेट स्पेस वेव फंक्शन। ओके दिस, तो अभी तक हमने ये किया। तो लेकिन ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये जस्ट एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड दी, जिसे मैं एक्स रिप्रेजेंटेशन या पोजीशन रिप्रेजेंटेशन कुछ भी कह सकता हूँ। ओके दिस, ओके, मैं केवल वन डायमेंशनल केस की बात करूँगा, थ्री डायमेंशनल में आप सिमिलरली जनरलाइज कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको बताया था। ओके, अगर आपको कोई एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स, आप उसको ई टू द पावर माइनस आइटा के एक्स के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करें, ये वन अपॉन रूट टू पाई वगैरह के फैक्टर हो सकता है, मैंने आगे इनका ध्यान ना भी रखा हो। ओके, लेकिन इस तरह का अगर एक फैक्टर हो तो हम इसे कहते हैं, अच्छा इस फंक्शन को जो कि एक्स स्पेस में था, वहाँ से हमने एक दूसरा फंक्शन ऑब्टेन किया, लेकिन ये एक्स स्पेस का फंक्शन नहीं है, ये के स्पेस का फंक्शन है, तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म। और फिर लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपको चीज़ तो ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपका फंक्शन एफ एक्स जो है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हो रही है। मतलब एफ एक्स की सारी इन्फॉर्मेशन अब इस जी में कंटेंड है, या जितनी इन्फॉर्मेशन एफ में थी वो अब जी में कंटेंड है। ये इन्फॉर्मेशन के टर्म में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि
क्वांटम मैकेनिक्स में एफ की जगह हमारा वेव फंक्शन होगा, तो हम कहते हैं सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन वेव फंक्शन में होती है। तो अगर हम वेव फंक्शन के फुरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती है। लॉस्ट नहीं होने का मतलब, अगर मुझे जी के भी पता है तो जी के से मैं इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म करके अपना फंक्शन फिर से रिकवर कर सकता हूँ। यहाँ e⁻⁻ के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया, यहाँ e⁻⁻ अगेन 1/√2π का फैक्टर मैंने यहाँ दोनों जगह ले रखा है, ठीक है। इसके अलग अलग कन्वेंशन होते हैं और आगे हो सकता है मैं इस फैक्टर का ध्यान ना भी रखूँ, क्योंकि जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स में बात करूँगा तो ये बेसिकली मेरे लिए नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होगा। तो वो जब हम फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सही वैसे भी हमें लेना पड़ेगा। ओके, तो अब अगर यही आइडिया मैं साई एक्स टी पे अप्लाई करूँ, अब साई एक्स टी क्या है, एक्स के अलावा टी का भी फंक्शन है, बट आप उसे सिंपली इसी तरह से सोच लीजिए, अच्छा साई का रोल ये एफ एक्स की तरह है। तो अगर मुझे साई एक्स टी दे रखा है, तो साई एक्स टी को मैंने e⁻⁻ से मल्टीप्लाई किया, -∞ टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया, 1/√2π का फैक्टर भी मैंने बाद में चलिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये जो मैंने ऑपरेशन किया, इंटीग्रेशन ओवर एक्स किया है, तो एक्स तो इंटीग्रेशन के बाद खत्म हो जाएगा और जो वेरिएबल बचेगा, एक बचेगा टी और एक बचेगा के। तो जो आपका नया फंक्शन है वो होगा फंक्शन ऑफ के एन टी। तो इसे आप कहेंगे हमने साई एक्स टी, साई हमारा वेव फंक्शन है, अभी तक का जो वेव फंक्शन कोऑर्डिनेट स्पेस वाला वेव फंक्शन, उसका हमने एक फुरियर ट्रांसफॉर्म किया। तो एक फंक्शन मिला जो टाइम का फंक्शन तो है ही फाई, और साथ में के का फंक्शन भी है। ये के क्या चीज़ है, ये के एक्चुअली हमारा पी ओवर एच क्रॉस, अगेन के हमारा वेव वेक्टर और मोमेंटम से ऐसे रिलेटेड है। और कई बार मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था, कई बार जल्दीबाजी में हम के को भी मोमेंटम कह देते हैं। ओके, के भी हमारा मोमेंटम ही है, ओके, इन अ सर्टेन सेंस। अपार्ट फ्रॉम पी और के में कोई खास फर्क नहीं है, केवल एक कांस्टेंट एच क्रॉस का अंतर है, स्केलिंग फैक्टर का अंतर है, अदरवाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। तो इसलिए तो अगर मैं कोऑर्डिनेट स्पेस वेव फंक्शन का फुरियर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमेशा कर सकता हूँ, तो फाई के टी ऑब्टेन होगा। और फाई के टी का अगर इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म करें, जैसे यहाँ किया था, यहाँ फाई के टी का इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म e⁻⁻ के फैक्टर के साथ, तो हमें फिर से साई एक्स टी रिकवर हो जाएगा। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन साई एक्स टी में है वही इन्फॉर्मेशन फाई के टी में है। ओके, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हुई। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन का काम क्या होता है, वेव फंक्शन का रोल यही है, सिस्टम के बारे में जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम जिस स्टेट में है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन साई में है, लेकिन अब वही इन्फॉर्मेशन हम कह रहे हैं वो फाई में भी है, क्योंकि फाई से भी हम फिर से इन प्रिंसिपल साई कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और साई में तो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐसा ना सोचें कि केवल साई में है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके फाई में भी कंटेंट हो सकती है। ओके, और यही इस लेक्चर का मेन आइडिया है। ओके, यहाँ पे मैंने पहले एक चेंज ऑफ वेरिएबल किया, ये वाला k = p/h क्रॉस है, अगर वो आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो k की जगह p/h क्रॉस एक्सपोनेंट में भी फाई को भी आप k और t के फंक्शन के बजाय मोमेंटम और टाइम का फंक्शन ट्रीट करें, p और t का, और ये h क्रॉस का एक फैक्टर डिनोमिनेटर में भी आएगा, बट ये ओवरऑल इस कांस्टेंट की चिंता तो मैं वैसे भी नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, मैंने इस इक्वेशन को, इस कांस्टेंट को मैंने वो कर दिया, ठीक है, इस कांस्टेंट को ड्रॉप कर दिया है। साई एक्स टी आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, फाई पी टी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अगर ऐसे सोच रहे हैं। ओके, जो हमारा कोऑर्डिनेट स्पेस वेव फंक्शन है वो फाई पी टी कोई एक फंक्शन होगा फाई, जो कि एक्स और टी का फंक्शन नहीं है, पी और टी मोमेंटम और टाइम का फंक्शन है, उसका फुरियर या इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म जो भी आप कहें उसके बराबर है। साई जो है इसके फुरियर या इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म के बराबर है। ओके, फुरियर और इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म में कोई अंतर नहीं होता है, आप इसको फुरियर ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, इसको इन्वर्स कह सकते हैं, तो मैं अब से इसको फुरियर ट्रांसफॉर्म ही कहूँगा। तो साई एक्स टी जो हमारा कोऑर्डिनेट स्पेस वेव फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, ये फाई जो एक फंक्शन है, ओके, इसका क्या है, फुरियर ट्रांसफॉर्म है। साई इज़ द फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई। अभी तक हम कह रहे थे हमारी पूरी सिस्टम जिस स्टेट में है उसके बारे में जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं वो सारी की सारी साई एक्स टी में कंटेंट है, बट फुरियर ट्रांसफॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती है। तो अगर मुझे फाई पी टी भी पता है, माना ये फंक्शन मुझे किसी ने बता रखा है कि सिस्टम जिस स्टेट में है उसका फाई पी टी फंक्शन ये है, तो इस फाई पी टी फंक्शन से आप साई एक्स टी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और साई एक्स टी में सारी इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब फाई पी टी में भी सारी इन्फॉर्मेशन थी। सो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट इज कंटेन्ड इन फाई पी टी एज वेल। तो ये जो फाई पी टी जो ये चीज़ है, फाई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एंड टी, इसको हम कहेंगे ये है, ये भी एक तरह का वेव फंक्शन है, ऑल द पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम इज कंटेन्ड इन इट, और इसे हम कहेंगे ये मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन है। साई वेव फंक्शन, एक्स का फंक्शन, कोऑर्डिनेट स्पेस वेव फंक्शन, ये फाई जो है ये कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, वो अलग एस्पेक्ट है, पर अगर आपको कहीं से ये फाई पता लग गया तो ये फाई पी टी जो है मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन। ओके, ये इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे मोमेंटम है। ओके, सो फाई पी टी इज कॉल्ड द मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन।
जितनी इन्फॉर्मेशन साई में है उतनी ही फाई में है, ना कम ना ज़्यादा। ओके, दिस से एग्जाम्पल लें एक, आप पिछले लेक्चर में फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन देखें। फ्री पार्टिकल के लिए हमने एक्सप्लिसिटली वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था, वहाँ पे हमने उसे सुपरपोजिशन और सॉल्यूशंस के टर्म में कहा था, पर मुझे एक एक्सप्रेशन ये मिला था। आप पिछले लेक्चर में जाके देखिए, ये एक्सप्रेशन मुझे मिला है एग्जैक्टली ये। ओके, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये था, उसका e⁻ की एक्स पार्ट और इतना ये ft वाला पार्ट, और इस तरह के सॉल्यूशंस को सुपरपोज किया था। इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है, e⁻ को ये लिख दिया। ओके, दिस नॉट ये इतना, हाँ, e⁻ की एक्स वाला पार्ट ये रहा, e⁻ph दिस, ए के लिखो या p लिखो, ठीक है, p का फंक्शन, और ये जो e⁻-et/h है, e की जगह p²/2m, केवल रीराइट किया, कुछ नहीं किया, टर्म्स को रीअरेंज, dk की जगह dp और साथ में एक h क्रॉस का फैक्टर। तो आप जरा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, साई एक्स टी इंटीग्रेशन दिस फैक्टर 5pt dp। ये जो चीज़ है फ्री पार्टिकल के केस में, जब हमने वेव पैकेट कंस्ट्रक्ट किया था आर्बिट्री उनको मिला के, ये जो फैक्टर है ये बेसिकली 5pt है। फ्री पार्टिकल के लिए ये हमारा मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन था, दिस वन। बाद में आपको ध्यान होगा हमने एक ही के अलग अलग चॉइसेस ली थी, सिंगल वेव ली थी, फिर 3 वेव्स कंबाइन की थी, और फिर मैंने जनरल प्रोफाइल को ऐड किया था, और फिर हमने उसको गॉसियन प्रोफाइल भी लिया था। बट ये ए पी या ए के जो हम जो भी चूज़ करेंगे उसके साथ ये फैक्टर एक्स्ट्रा लें, और ये फैक्टर बेसिकली क्या है, ये e⁻-i⁻et/h का फैक्टर है। ओके, ये वाला फैक्टर है। तो ये ए पी बेसिकली, ये ए पी जो है ये मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन है। ओके, दिस अपार्ट फ्रॉम फैक्टर ऑफ h क्रॉस वगैरह, ये सब नॉर्मलाइजेशन में जा सकते हैं, इसलिए दिस। तो ये एक्सप्लिसिटली एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो हमने पिछली बार फ्री पार्टिकल का केस डिस्कस किया था, वहाँ पे ये आइडिया किस तरह से अप्लाई हो रहे थे। वहाँ ये रिजल्ट हमने दूसरे तरह से ऑब्टेन किया था, लेकिन ये रिजल्ट मिला था, ये रिजल्ट सुपरपोजिशन से मिला था। तो अब मैं उस रिजल्ट को यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की तरह दे रहा हूँ। ये वाला पार्ट जो उसमें था, अगर आप इस पार्ट को वहाँ पर पिक कर लें तो ये पार्ट ही हमारा, आप कहेंगे ये फ्री पार्टिकल का मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन है। कोऑर्डिनेट स्पेस का वेव फंक्शन ये, और मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन ये। मोमेंटम स्पेस के वेव फंक्शन का अगर फुरियर ट्रांसफॉर्म करें तो कोऑर्डिनेट स्पेस का वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ओके, दिस, तो दिस सर्व्स एज एन एग्जांपल। ओके, अच्छा, जैसे हमने कहा साई एक्स टी में सारी इन्फॉर्मेशन है, वैसे 5pt जो है मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन में भी इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट। सिस्टम जिस स्टेट में है, तो अगर आप उसका आपको उसका मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन पता है, तो इन प्रिंसिपल आपको सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन अब सवाल ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कैसे? निकालेंगे मतलब वेव फंक्शन होता है, लेकिन हमें सिस्टम के बारे में पोजीशन की जानकारी चाहिए, मोमेंटम की जानकारी चाहिए, किसी और डायनेमिकल वेरिएबल की जानकारी चाहिए, मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की, या कोई और क्वांटिटी एनर्जी की। तो वो कैसे ऑब्टेन करते हैं? आपको वेव फंक्शन के अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं, तो ऑपरेटर्स को अप्लाई करके अगर आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई तो ठीक, नहीं तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो आपको ऑपरेटर्स तो अभी तक पहले इसको देखें। माना आप जो आपका पुराना जितनी अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स हमने की है, जिसे हम कहेंगे हम एक्स रिप्रेजेंटेशन, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे अगेन एक्स पोजीशन का ऑपरेटर सिंपली एक्स ले लेते हैं, और मोमेंटम का ऑपरेटर -i⁻ ×del/del x। लेकिन अगर अब आप इस रिप्रेजेंटेशन में वर्क कर रहे हैं, आप पूरी तरह क्वांटम मैकेनिक्स केवल मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में काम कर सकते हैं। आप किसी तरह से अपना मोमेंटम वाला वेव फंक्शन निकालिए, ये ओके, वेव फंक्शन इन द मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे निकलेगा ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, कैसे सॉल्व करके आएगा, बट से आपने ये ऑब्टेन कर लिया। तो अब इस पर अगर आप ऑपरेटर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में, पी रिप्रेजेंटेशन में पी का ऑपरेटर तो सिंपली पी लिया जाता है, और एक्स का जो ऑपरेटर लिया जाता है वो +i⁻ इसको और इसको जरा एक सेकंड के लिए आप कंट्रास्ट करके देखिए। ऑपरेटर वही है एक्स और पी, ऑपरेटर एक्स और पी, लेकिन ऑपरेटर का जब रिप्रेजेंटेशन लिखा जाएगा, ये ऑपरेटर के रिप्रेजेंटेशन है। ऑपरेटर तो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेटर तो एक्स और पी ही है, एक्स और पी है, लेकिन जब आप एक्स रिप्रेजेंटेशन में, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में वर्क करते हैं, तो आप एक्स ऑपरेटर जहां आपको देखने को मिलता है, आप सिंपली उसे सिंपल कोऑर्डिनेट एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, और जहां ऑपरेटर पी देखने को मिलता है -i⁻ सारी चीज़ें एक्स के टर्म में, वेव फंक्शन एक्स टी का फंक्शन। लेकिन अब वेव फंक्शन ये वाला है 5pt मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, और सारी चीज़ें पी के टर्म्स में लिखी जाएंगी। किस तरह से? मोमेंटम का ऑपरेटर सिंपली पी आएगा, यहाँ एक्स का ऑपरेटर सिंपली एक्स आया था, यहाँ पी का ऑपरेटर सिंपली पी आएगा, और यहाँ पी का ऑपरेटर -i⁻ आता है, यहाँ माइनस तो नहीं होता है, i⁻ del/del p, नॉट del/del x, del/del p। ओके, दिस
ये मैं बिना प्रूफ के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये हम मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा हमें रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, डिराक डेल्टा फंक्शन वगैरह की जरूरत पड़नी थी, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द रिजल्ट। जो क्वांटम मैकेनिक्स हमने अभी तक यहाँ की है, वेव फंक्शन साई एक्स टी कैसे निकाला, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके, और उसके बाद बाकी चीज़ें निकालने के लिए बेसिकली इन दो ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। बाकी सारे ऑपरेटर्स इन्हीं से कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। बेसिक फंडामेंटल जो आपके कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हैं ये दो हैं, बाकी सारे ऑपरेटर्स इन्हीं से कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो ये दो ऑपरेटर्स मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से लिखे जाएंगे। आगे एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं। माना आप कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में, माना आप एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, किसी सिस्टम का आपने वेव फंक्शन निकाल दिया, कोऑर्डिनेट वाला वेव फंक्शन साई जिसे हम कह रहे हैं, ओके। और मैंने यहाँ पे उसकी टी डिपेंडेंस को सप्रेस भी कर दिया है। माना आप पार्टिकल की एवरेज पोजीशन निकालना चाह रहे हैं, तो एवरेज पोजीशन आप कहते हैं अच्छा एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे साई स्टार और साई, और बीच में एक्स के ऑपरेटर को रख देंगे, जिस क्वांटिटी को निकालना है उसके ऑपरेटर को यहाँ रख देंगे। इस अप्रोच में कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में एक्स का ऑपरेटर सिंपली एक्स होता है। इसी के बजाय अगर आप मोमेंटम की एवरेज वैल्यू निकाल रहे होते तो आप साई स्टार और साई के बजाय बीच में मोमेंटम का ऑपरेटर स्क्वीज करते, और मोमेंटम का ऑपरेटर होता है कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में माइनस आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ये ऐसी तो करते हैं। लेकिन अगर आप इस वाले फॉर्मूलेज में वर्क नहीं कर रहे हैं, आप इस वाले फॉर्मूलेज में वर्क कर रहे हैं, किसमें, मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन, तो फिर ऑलमोस्ट चीज़ वैसी करेंगे। आप बोलेंगे अच्छा अगर आपको पार्टिकल की एवरेज पोजीशन निकालनी है, आप ये वाला वेव फंक्शन निकाल चुके हैं, मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन आप किसी तरह से ऑब्टेन कर चुके हैं, तो अब इससे अगर आपको पार्टिकल की एवरेज पोजीशन और एवरेज मोमेंटम पता करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पता करना है, तो कैसे, अब की बार फाई स्टार और फाई के बीच में स्क्वीज़ करें, किसको, अगेन एक्स के ऑपरेटर को। लेकिन एक्स का ऑपरेटर जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स का ऑपरेटर ये आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल पी। और ऐसी जब अगर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, मोमेंटम का ऑपरेटर बीच में स्क्वीज करेंगे और पी हैट की जगह लास्ट में कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पी। तो आपको ये इंटीग्रेशन करने हैं, और ये इंटीग्रेशन भी देखिए डी पी, ये डी एक्स इंटीग्रेशन नहीं है, डी पी, ओके। इंटीग्रेशन की रेंज अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, मोमेंटम पॉजिटिव नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है, तो ये ओके। ये वन डायमेंशनल केस है, आप अकॉर्डिंगली इसे थ्री डायमेंशनल में जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमने सारा फॉर्मुलिज्म ऐसे किया है, बट इन प्रिंसिपल आप पूरा का पूरा मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन में जाके पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। आप मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन निकालिए, मोमेंटम स्पेस में हर चीज़ का ऑपरेटर लीजिए, और बाकी मेथड वही है। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज में लिखूं तो ये और इसमें कोई अंतर नहीं है। जो वाला भी आप वेव फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्टार, फिर ऑपरेटर और फिर साई, जनरल फार्मूला एक ही जगह है, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जो फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यही है। आप किसी क्वांटिटी ए की एक्सपेक्टेशन निकालना चाह रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यही है, स्टार विदाउट स्टार ए का ऑपरेटर दिस। अब अगर आप कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं तो यहाँ साई आएगा और इंटीग्रेशन एक्स के ऊपर होगा। मोमेंटम स्पेस में काम कर रहे हैं, साई की जगह फाई और इंटीग्रेशन पी के ऊपर। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दोनों एक्सप्रेशंस की एक ही है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं जब हम डिराक फॉर्मुलिज्म को पढ़ लेते हैं। डिराक फॉर्मुलिज्म जो है, जो हिल्बर्ट स्पेस में वेक्टर्स की तरह ट्रीट करता है स्टेट्स को, उसके बाद ये चीज़ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि एक्चुअली ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, दिस यहाँ पे मैंने इस टेबल में समराइज़ करने की कोशिश की है एक्स रिप्रेजेंटेशन और पी रिप्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन की कुछ चीज़ क्वांटिटीज़ को। स्टेट मतलब वेव फंक्शन। यहाँ वेव फंक्शन हमारा साई एक्स टी है, यहाँ वेव फंक्शन हमारा है फाई पी टी, मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, कोऑर्डिनेट स्पेस वेव फंक्शन। ओके, एक्स ऑपरेटर तो वही है, लेकिन अगर आप एक्स रिप्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं, ओके, तो आप इसकी जगह इस्तेमाल करते हैं ये सिंपली एक्स। जबकि अगर आप पी रिप्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं तो एक्स ऑपरेटर की जगह आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल पी, और थ्री डायमेंशन में इसकी जगह आ जाएगा। अगर थ्री डायमेंशन में आप काम कर रहे हैं तो एक्स का ऑपरेटर आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल पी एक्स, वाई का ऑपरेटर आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल पी वाई, और जेड का ऑपरेटर आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल पी जेड। ओके, उस चीज़ को हम शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख देते हैं आईटा एच क्रॉस डेल, लेकिन ये डेल पी वाला है। डेल पी वाले होने का मतलब डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड नहीं, डेल बाई डेल पी एक्स, डेल बाई डेल पी वाई, डेल बाई डेल पी जेड। ग्रेडियंट ऑपरेटर है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, मोमेंटम के। ओके, मोमेंटम ग्रेडियंट ऑपरेटर है। तो ये ऐसे ही मोमेंटम का जो ऑपरेटर होता है, नॉर्मली अभी तक जो हमारा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन था उसमें माइनस आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स वन डायमेंशनल केस में, और थ्री डायमेंशनल केस में माइनस आईटा एच क्रॉस डेल। लेकिन कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के बजाय अगर आप मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन में वर्क कर रहे हैं तो पी का ऑपरेटर सिंपली पी ले लेंगे। यहाँ जो भी आपके इंटीग्रेंट होते हैं
प्रोबेबिलिटी का या एक्सपेक्टेशन वैल्यू का इंटीग्रेशन ओवर dx होता है ओवर होल स्पेस, यहाँ इंटीग्रेशन ओवर dp होगा ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम इन प्रिंसिपल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। ये चीज़ हमने पोजीशन स्पेस रिप्रेजेंटेशन में कर रखी है। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट बनता है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो एल जेड का जो ऑपरेटर है वो हम ऐसे बनाते हैं वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एक्स रिप्रेजेंटेशन में हमने इस ऑपरेटर को कंस्ट्रक्ट कर रखा है। इनफैक्ट हमने इसे कार्टिजियन में भी और स्फेरिकल पोलर दोनों में कंस्ट्रक्ट कर रखा है, बट केवल अगर कार्टिजियन की बात करें। लेकिन अगर मैं इसी ऑपरेटर को पी रिप्रेजेंटेशन में कंस्ट्रक्ट करूं तो वो कैसा बनेगा। ओके, आई लीव दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। ओके, इसके अलावा हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं। साई है एक्स टी का फंक्शन, तो साई स्टार साई जब करेंगे वो भी एक्स टी का फंक्शन होगा, उसे हम रो कहते हैं। इस रो में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये रो को हम कहते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब तो क्लियर रखना और ज़रूरी है, अब केवल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ना बोलें, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पोजीशन। पार्टिकल की किसी लोकेशन x से लेकर x प्लस डी के बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसका इंडिकेटर है ये। ऐसे ही यहाँ आपको फाई मिला, ये फाई आपने फाई स्टार फाई निकाला, तो ये फाई क्योंकि पीटी का फंक्शन है तो जो ये बनेगा इसे भी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही कहेंगे, रो ही सिंबल लिया, लेकिन ये वाला रो पीटी का फंक्शन है तो इसे हम कहेंगे मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो पार्टिकल जिस स्टेट में है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसका मोमेंटम p से लेकर p प्लस डी के बीच में है। एक छोटी सी मोमेंटम रेंज डी में उस पार्टिकल का मोमेंटम होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो आंसर ये देगा। यहाँ पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यहाँ जो फैक्टर ये कंस्ट्रक्ट हुआ ये है मोमेंटम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो देयर इज क्वाइट a bit of parallelism, okay, between the two representations, okay. एक और एग्जांपल इसका लें, हमने प्लेन वेव फंक्शन का ही एग्जांपल जो हमारा पिछले लेक्चर का था उसको देखें, ठीक है। प्लेन वेव फंक्शन ये होता है, ये टी मैंने क्रॉस नहीं किया है, क्रॉस करने का मतलब ये था यहाँ पे इस टाइम वाले फैक्टर का कोई खास रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए मैंने यहाँ रिटेन किया है। प्लेन वेव फंक्शन ये होता है, आप बोलेंगे प्लेन वेव फंक्शन तो केवल ई टू द पावर आइटा की एक्स होता है, वो टाइम इंडिपेंडेंट वाला है, उसके साथ टाइम डिपेंडेंट वाला फैक्टर भी लेके आएँ तो वो इतना होता है ई टू द पावर माइनस आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, लेकिन ई होता है एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है, आइंस्टीन जो रिलेशन है प्लैंक आइंस्टीन रिलेशन, तो ई अपॉन एच क्रॉस की जगह आप ओमेगा भी रख सकते हैं। तो जो हमारा टोटल अगर कोई प्लेन वेव है तो प्लेन वेव का वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट इतना और टाइम डिपेंडेंट पार्ट इतना, ओके। इसको मैंने ऐसे लिख दिया है इस पर आइटा एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। यहाँ पे ध्यान कीजिए, ये पी मैंने स्मॉल नहीं लिखा है, पी कैपिटल। कैपिटल लिखने का मतलब ये है, ये पी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, से आप माइंड में 7 सोच लीजिए, अच्छा पी कोई किसी फिक्स वैल्यू पे। बेसिकली प्लेन वेव क्या बताता है, प्लेन वेव अगर आप सोचें, ये इस तरह के फिगर मैंने कई बार ड्रॉ किए हैं। प्लेन वेव बेसिकली एक ऐसी वेव है जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रन हो रही है। अभी वेव पैकेट नहीं बना है, ओके, ये डी ब्रॉगली और उस टाइम के आइडिया पे हमने डिस्कस किया था। एक सिंगल प्लेन वेव जो है वो रन करती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और सिंगल प्लेन वेव का मोमेंटम तो डेफिनेट होता है। अगर ये कैपिटल पी की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब ये जिस स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस स्टेट में उस पार्टिकल की जो मोमेंटम है वो फिक्स्ड है, कितना, 7 के बराबर। ये कैपिटल पी एक्चुअली मोमेंटम की वैल्यू है, लेकिन क्योंकि ये प्लेन वेव माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक रन हो रही है और सब जगह इसका बिहेवियर एक जैसा है, तो जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो होती है इन्फिनिटी। सिंगल प्लेन वेव हमने आर्ग्यू किया था पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के काम नहीं आ सकती है। उस स्टेट में मोमेंटम तो डेफिनेट होता है तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी तो जीरो है। क्यों, माना अगर आपको ये वेव फंक्शन दे रखा है, जिसे आप एक कोऑर्डिनेट स्पेस का वेव फंक्शन सोचें हैं, तो अगर ये कोऑर्डिनेट स्पेस का वेव फंक्शन है तो मोमेंटम की वैल्यू आपको एक्जैक्टली पता है। मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, कैपिटल पी। कैपिटल पी एक अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक नंबर है, से 7, तो मोमेंटम की वैल्यू है 7। लेकिन पोजीशन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, पोजीशन की अनसर्टेनिटी कितनी है, इन्फिनिटी, सिंगल प्लेन पे। लेकिन अगर आप इसको अब इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, जो हमने कहा कि कोऑर्डिनेट स्पेस का वेव फंक्शन मोमेंटम स्पेस के वेव फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो इस इक्वेशन को अगर आप इससे कंपेयर करें, ओके, सिंगल प्लेन वेव जो है वो भी इस फॉर्म का ही एक्सप्रेशन है, लेकिन ई टू द पावर आइटा पी एक्स ओवर एच क्रॉस, अच्छा ये वाला फैक्टर तो ये वाला हो गया, तो इसका मतलब 5pt का यहाँ इंटीग्रेशन है, ये विदाउट इंटीग्रेशन है। मतलब इंटीग्रेशन के बजाय अगर आप इसे समेशन के फॉर्म में सोचें तो शायद आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। आप अलग अलग मोमेंटम वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐड होने के बाद आपको मिल क्या रहा है, ये कंपोनेंट तो इतना ही मिला, ओके, ये कंपोनेंट भी इतना नहीं मिला एक्चुअली। आप देखें इस वाले एक्सप्रेशन में p की वैल्यू
कैपिटल पी पे सेट हो चुकी है। आप बहुत सारे इस तरह के कंपोनेंट्स को ऐड या इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन बाद में समेशन से बाहर या इंटीग्रेशन से बाहर आपको केवल एक टर्म सर्वाइव होकर मिला, जिसमें स्मॉल पी की वैल्यू किससे रिप्लेस हो चुकी है, कैपिटल पी से। तो अगर आप इस फंक्शन को यहाँ पे गेस करना चाहें, ये 5pt में कितना लूँ मैथमेटिकली ताकि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर बन जाए, ये इंटीग्रेशन में परफॉर्म करूँ और इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाए, तो वो आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख रखा है। वो 5pt जो हमें प्लेन वाला वेव फंक्शन जनरेट करके दे देगा। प्लेन वाला वेव फंक्शन कौन सा, कोऑर्डिनेट स्पेस वाला। कोऑर्डिनेट स्पेस में प्लेन वेव फंक्शन ये होता है। ये किस 5pt के फूरियर ट्रांसफॉर्म से ऑब्टेन होगा, वो 5pt मैंने ये लिखा हुआ है, वो 5pt होना चाहिए इतना, सिंपली 1। आप अभी के लिए आप इस टाइम डिपेंडेंट फैक्टर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 1 कब, जब p की वैल्यू कैपिटल P के बराबर हो। से अगेन 7 सोचें, जब p बराबर 7 है तो 5pt 1 के बराबर हो और बाकी सारी वैल्यू के लिए 0। पिछले लेक्चर से आप याद करें, ये बेसिकली हम बहुत सारी प्लेन वेव्स का सुपरपोजिशन कर रहे हैं। आप टी वाले फैक्टर को तो थोड़ी देर के लिए भूल ही जाइए, इस वाले फैक्टर को, लेकिन फाइनल आंसर में आपको केवल बहुत सारी प्लेन वेव्स का सुपरपोजिशन नहीं चाहिए, आपको एक सिंगल प्लेन वेव चाहिए जिसमें पी की वैल्यू कितने के बराबर होती है, कैपिटल पी। तो इसका मतलब ये वाला जो कोफिशिएंट आपको पिक करना है, पिछले वाले लेक्चर में हमने इसे कोफिशिएंट किया था, ये कोफिशिएंट बाकी सारी वेव्स के लिए 0 होना चाहिए और केवल एक वेव के लिए होना चाहिए 1। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, एक वेव के लिए कोफिशिएंट 1 और बाकी वेव्स के लिए कोफिशिएंट कितना, 0। और ये कोफिशिएंट 1 कब है, जब p की वैल्यू उस कैपिटल P, जितना मोमेंटम वाली वेव हमें चाहिए डेफिनेट, जो पर्टिकुलर प्लेन वेव चाहिए उसके p की वैल्यू के बराबर जब p है, वेरिएबल p उतने के बराबर है, तो तब तो ये कोफिशिएंट 1 हो। और ये बाकी ये वाला फैक्टर क्यों है, ये इसलिए यहाँ पे हमें ये भी चाहिए, ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट ये वाला भी चाहिए हमारे आंसर में, तो उसको जनरेट करने के लिए उतना पार्ट और होना चाहिए। अदरवाइज उसको आप भूल भी सकते हैं, आप सब जगह ये टी डिपेंडेंस आप सब जगह ड्रॉप कर दें, तभी भी ये आर्ग्यूमेंट मेरा वर्क करेगा। ओके दिस, तो ये अभी तक मैंने केवल मैथमेटिक्स डिस्कस की, हाँ कि अगर ये 5pt ले लें तो काम बन जाएगा। अब ये 5pt क्या है, ये 5pt मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन है। आप अगर एक प्लेन वेव डिस्क्राइब कर रहे थे, प्लेन वेव क्या डिस्क्राइब करती है, प्लेन वेव डिस्क्राइब करती है जो अभी तक हमने स्टडी किया है, एक पार्टिकल जिसका मोमेंटम डेफिनेट होता है। उसी प्लेन वेव को, उसी फिक्स्ड मोमेंटम के पार्टिकल को अगर आप कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में जाके देख रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में उसका वेव फंक्शन सिंपली इतना होगा। आप ऐसा सोचें और आप में से जो लोग डिराक डेल्टा फंक्शन जानते हैं वो उसे ऐसा भी सोच सकते हैं। ओके, बेसिकली अगर मैं फिगर में समझाऊँ तो और आपके लिए आसान रहेगा। कोऑर्डिनेट स्पेस में, अब मैंने टाइम वाला फैक्टर पूरी तरह ड्रॉप कर दिया है, कोऑर्डिनेट स्पेस में जाके प्लेन वेव आप लिखते हैं, आप ये लिखते हैं e⁻ या e⁻ कैपिटल P x ओवर h क्रॉस। कैपिटल P अगेन मोमेंटम की डेफिनेट वैल्यू है, मोमेंटम की वैल्यू 7, ये सिम्बॉलिकली कुछ ऐसा, हाँ पूरी एक वेव है -∞ टू इन्फिनिटी। कोऑर्डिनेट स्पेस में हमारी जो वेव है वो -∞ टू इन्फिनिटी एक्सटेंड हो रखी है, लेकिन वही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मोमेंटम स्पेस में भी दे सकता हूँ। मोमेंटम स्पेस में मैं जो उसका वेव फंक्शन लिखूंगा सिंपली ये, या आप इसको सोचें ये, आप में से जो लोग डिराक डेल्टा फंक्शन जानते हैं उनके लिए ये फॉर्म है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो इस फॉर्म को सोचो। जब मोमेंटम की वैल्यू p 7 के बराबर है, तब तो ये कोऑर्डिनेट मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन 1 है और बाकी सब जगह ये 0 है। अगर मैं इसे प्लॉट करूँ, ये सब जगह 0 है 0 है 0 है 0 है, जहाँ पे p की वैल्यू कैपिटल P के बराबर है, p की वैल्यू 7 के बराबर है, वहाँ पे 1 है, बाकी सब जगह 0। प्लेन वेव के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है, मोमेंटम के टर्म्स में इन्फॉर्मेशन क्या है, मोमेंटम की एक डेफिनेट वैल्यू है, मोमेंटम की एक डेफिनेट वैल्यू, बाकी सब जगह 0। जिस सिस्टम का कोऑर्डिनेट स्पेस वेव फंक्शन ये है, आप उसी का मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन देखेंगे तो वो ये है। और यहाँ पे आप एक और ब्यूटीफुल चीज़ देख सकते हैं, अनसर्टेनिटी रिलेशन ओबे हो रहा है, ग्राफिकली आप देख सकते हैं। पोजीशन स्पेस का जो वेव फंक्शन है उसका जो एक्सटेंट है वो इन्फिनिटी है, और मोमेंटम स्पेस का जो वेव फंक्शन है उसका एक्सटेंट 0 है। ओके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अगर डेल्टा x या डेल्टा p में से अगर एक 0 की तरफ टेंड होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी अनसर्टेनिटी को इन्फिनिटी बनना ही पड़ेगा। तो अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी 0 है तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी और उसको इम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक सिंपलेस्ट केस जो हो सकता है प्लेन वेव का, प्लेन वेव तक का मतलब अभी तक हमारे लिए ये था, उसका वेव फंक्शन हम बोलते थे e⁻ लेकिन वो प्लेन वेव का वेव फंक्शन है कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में। उसी सिस्टम को
उसी पार्टिकल को आप अगर मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाह रहे हैं तो तब आप उसका वेव फंक्शन ये लिखेंगे सिंपली कि हाँ उसका वेव फंक्शन मुझे 1 लेना है जब मोमेंटम की वैल्यू 7 है और बाकी सब जगह 0, ये वाला फंक्शन। तो वही कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में ये, मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन में ये, और मैथमेटिकली आप देख सकते हैं ये फंक्शन इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है। इस फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करें तो ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। आप में से जो डिराक डेल्टा जानते हैं उनके लिए और भी आसान होगा, पर अगर आप डिराक डेल्टा नहीं भी जानते हैं तो जो मैंने इस और इसके बीच का जनरल रिलेशन लिखा है उसमें आप टाइम वाले पार्ट को ड्रॉप कर दो। ये वाला जब मैं पिछले पेज पर जाता हूँ ये था, ये लिखा था हमने, आप टी वाला पार्ट दोनों जगह ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। 5p की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, 5p की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कीजिए कि 5p है 1, अगर मोमेंटम की वैल्यू 7, आप बल्कि इसे 7 ले लो और बाकी सब जगह 0, तो आप देखेंगे इंटीग्रेट करके आपको ये मिलेगा e⁻7x/h। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है। किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है पोजीशन स्पेस वाला वेव फंक्शन? मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन का। तो ये मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन इतना है, ओके। दिस पार्टिकल ऑफ डेफिनेट मोमेंटम कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में आप ये वेव फंक्शन लिखेंगे, लेकिन अगर मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन में वेव फंक्शन लिखने की बारी आएगी तो आप उसे ये लिखेंगे। ग्राफिकली देखना और भी आसान है। दिस सब जगह 0, एक पॉइंट पे वेव फंक्शन की वैल्यू 1 और बाकी सब जगह 0, ओके। दिस एक और एग्जांपल मैं लूँ, इसमें हम सॉल्यूशन कुछ नहीं कर रहे हैं, बट से मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन निकालेंगे कैसे। आप हार्मोनिक ऑसिलेटर याद कीजिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन हम लिखते हैं सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स से। क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हर चीज़ को ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर p²/2m, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के x² होता है, लेकिन उसे हम हाफ m⍵² x² लिखते हैं। तो ये हैमिल्टोनियन हो गया। जब हमने इस सिस्टम को सॉल्व किया था वहाँ पे हमने x रिप्रेजेंटेशन नहीं कहा था, पर अब हम उसे x रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि जो अभी तक हमने उसे सॉल्व किया था वो कोऑर्डिनेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व किया था। x रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या किया था, -h×2m del2/del x2, p² की जगह -i⁻⁻x del/del x। x रिप्रेजेंटेशन में मोमेंटम का ऑपरेटर -i⁻⁻del/del x रखा, और x का ऑपरेटर सिंपली x, ये हमने अपना हैमिल्टोनियन ये रखा, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया। मैं सीधे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन पे आ चुका हूँ। टाइम डिपेंडेंट वाला पार्ट e⁻⁻et/et/, उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ये अभी तक हमने ये अप्रोच की थी। अच्छा, ये होता है हैमिल्टोनियन। और हर चीज़ को आप एक्स रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं। एक्स रिप्रेजेंटेशन में देखने का मतलब पी का ऑपरेटर भी आपने एक्स रिप्रेजेंटेशन वाला रखा, एक्स का ऑपरेटर भी एक्स रिप्रेजेंटेशन वाला, और वेव फंक्शन भी जो आपने रखा एक्स रिप्रेजेंटेशन वाला। आपने ये इक्वेशन सॉल्व की। लेकिन अगर कोई इसी को मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व करना चाहे, कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेटर तो यही होगा। ऑपरेटर तो हैमिल्टोनियन का मतलब तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, इतना ही। लेकिन पी रिप्रेजेंटेशन में जब आप रखेंगे तो पी ऑपरेटर की जगह सिंपली पी रख देंगे, और एक्स ऑपरेटर की जगह i⁻⁻del/del p, माइनस साइन नहीं, बिना माइनस साइन के i⁻⁻del/del p। स्क्वायर है तो 2 बार। अगर मैं मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन में हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो मेरा हैमिल्टोनियन ये बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ सब कुछ पी के टर्म में है, एक्स कहीं नहीं है, पी, बाकी ये कॉन्स्टेंट्स हैं, डिफरेंशिएशन भी पी के रेस्पेक्ट में। यहाँ सब कुछ एक्स के टर्म में होता था, एक्स, और तब जो आपका वेव फंक्शन होता था ये भी एक्स, और अगर टाइम डिपेंडेंट केस है तो टी का फंक्शन। ये तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, एक्स का फंक्शन केवल। एक्स रिप्रेजेंटेशन सब कुछ एक्स के टर्म में हो रहा है। यहाँ हैमिल्टोनियन भी पी के टर्म है, और फिर यहाँ इक्वेशन तो सिम्बॉलिकली ऐसी आएगी, लेकिन ये जो फाई है ये मोमेंटम स्पेस वाला वेव फंक्शन है। ये फाई पी है, ये फाई जो है पी का फंक्शन है, और ये जो साई था ये एक्स का। लेकिन ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे के फूरियर और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हैं। तो आप सेम प्रॉब्लम, आंसर अलग नहीं मिलेगा, एक ही रिजल्ट, एक ही सब कुछ। आप एक तरह से आंसर निकाल के दूसरी जगह के आंसर उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। दोनों इक्विवेलेंट फॉर्मुलिज्म है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई इजी बने कोई हार्ड बने, वो अलग एस्पेक्ट है, पर इक्विवेलेंट हैं, दोनों फॉर्मुलिज्म बिल्कुल बराबर है। अभी तक हमने पूरी तरह ये फॉर्मुलिज्म में वर्क किया, इसीलिए अब उस सवाल का आंसर हमें शायद कुछ हद तक मिल गया। ये यहाँ सब कुछ एक्स के टर्म में क्यों था? अरे हम पोजीशन स्पेस रिप्रेजेंटेशन में वर्क कर रहे थे। मोटिवेट करने के लिए वो सबसे आसान है, पोजीशन के टर्म्स में सोचना शायद सबसे आसान रहता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स को ऐसे ही स्टडी करें। हम क्वांटम मैकेनिक्स को एक्स रिप्रेजेंटेशन में भी स्टडी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसे पी रिप्रेजेंटेशन में भी स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने का मतलब क्या है? अब हैमिल्टोनियन की जगह ये ऑपरेटर रखो, इसको दिस ई। अगेन ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसी तरीके से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो।
आंसर आपको वही मिलेगा। यहाँ से आपको आंसर मिलता है E=n+12 h क्रॉस ओमेगा। यहाँ से भी आपको वही आंसर मिलेगा। हाँ, वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन अलग अलग मिलेंगे। वेव फंक्शन का यहाँ एक्सप्रेशन पोजीशन स्पेस रिप्रेजेंटेशन में मिलता है, यहाँ मोमेंटम स्पेस के टर्म्स में मिलेगा। आपको वो फंक्शन यहाँ आंसर के रूप में मिलेगा जिसका फुरियर ट्रांसफॉर्म जब आप लें तो ये वाला फंक्शन बन जाता है। ओके, सो यू कैन ट्राई लुकिंग इट इन द वेरियस सोर्सेज, बट ये है कनेक्शन। मैंने लास्ट में यहाँ पे एक फिगर बनाने की कोशिश की। अगेन मैंने यहाँ पे जो आपको आंसर दिया है, छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हैं और मैंने आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैंने कहीं डिराइव करने की कोशिश नहीं की है कि हाँ इसका और इसका कनेक्शन फुरियर ट्रांसफॉर्म का और ये सब होता है, कहीं नहीं की है। ओके, लेकिन लास्ट में मैं इसे समराइज़ करूँगा। आप में से अपने आप से जो पढ़ना चाहें इसे पढ़ सकते हैं, या जो हायर स्टडीज़ में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं डिराक फॉर्मुलिज्म या हिल्बर्ट स्पेस फॉर्मुलिज्म या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मुलिज्म या ब्रैकेट फॉर्मुलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वहाँ पे बेसिक पिक्चर क्या है, असली सिचुएशन को आप कुछ हद तक ऐसे समझ सकते हैं। सिस्टम जिस एक्चुअल स्टेट में है उसको आप सोचिए एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर हमारे नॉर्मल 3 डायमेंशनल स्पेस या 2 डायमेंशनल स्पेस में नहीं है, किसी एक मैथमेटिकल स्पेस जिसे हम एक हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं, एक वेक्टर स्पेस होता है। सिस्टम की स्टेट बेसिकली एक वेक्टर की तरह है किसी स्पेस में। अब आपको अगर कोई वेक्टर दिया होता है, ऑर्डिनरी दुनिया में भी अगर आपको कोई वेक्टर दिया होता है तो उस वेक्टर का एनालिसिस आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। अपनी मर्जी से करने का मतलब आप ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चूज़ कर सकते हैं। आप ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करते हैं तो आपको इसका फर्स्ट कंपोनेंट इतना और सेकंड कंपोनेंट इतना नज़र आता है। पर कोई दूसरा आदमी इसी सिस्टम का एनालिसिस ऐसे में भी कर सकता है। वो अपना एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ऐसी ले सकता है। ये एक्स और पी रिप्रेजेंटेशन जो है एक्चुअली कोऑर्डिनेट और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, ये एक्चुअली उस हिल्बर्ट स्पेस में इन कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस की तरह ही है। आप उसी सिस्टम को, उसी स्टेट को, ये सिस्टम मेरा हार्मोनिक ऑसिलेटर इस स्टेट में है, मैं एक्स रिप्रेजेंटेशन में जब देख रहा था मैंने इसका एनालिसिस एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया। उस समय मैंने कहा मैं अपनी पूरी प्रॉब्लम का एनालिसिस एक्स रिप्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ। लेकिन कोई दूसरा आदमी उसी प्रॉब्लम का एनालिसिस दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कर सकता है, पी रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ, कोई ज़रूरी नहीं आप एक्स और पी रिप्रेजेंटेशन में ही वर्क करें। आप यही सोचें, यही दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की चॉइस थोड़ी है कि एक ये वाला और एक ये वाला। कोई तीसरा आदमी ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम भी तो चूज़ कर सकता है। मुझे केवल एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट चाहिए, बेसिस वेक्टर्स का सेट चाहिए, मैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर सकता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ केवल एक्स और पी रिप्रेजेंटेशन में काम करने की लिमिटेशन नहीं है। कोई और ऑपरेटर है, माना ए ऑपरेटर कोई है, तो सिंबॉलिकली मैं दिखा रहा हूँ केवल, मैंने एक तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पिक किया। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ से आया? किसी एक ऑपरेटर ए ने मेरे को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पिक करने में मदद की। तो अगर मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनालिसिस इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहा हूँ, इस वाले बेसिस में कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मैं ए रिप्रेजेंटेशन में वर्क कर रहा हूँ, वो ए ऑपरेटर जो है उसके रिप्रेजेंटेशन में। तो रिप्रेजेंटेशंस को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई वाक्य होता है, कोई बात हम कहना चाह रहे हैं, उसको हिंदी में भी कह सकते हैं, इंग्लिश में भी कह सकते हैं, तमिल में भी कह सकते हैं, फ्रेंच में कह सकते हैं, जर्मन, रशियन, अलग अलग लैंग्वेज में कह सकते हैं, लेकिन कंटेंट उसका वही है। तो ऐसे ही कंटेंट ये है, आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, एक्स रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि पी रिप्रेजेंटेशन में वर्क कर रहे हैं, या किसी जनरल किसी और ऑपरेटर के रिप्रेजेंटेशन में वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका जो आपको इन्फॉर्मेशन कागज़ में नज़र आती है वो अलग हो सकती है। पर जब आप एक्चुअल आंसर्स निकालेंगे, एक्चुअल आंसर मतलब फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ के आंसर निकालेंगे, तो वो आंसर आपके सेम बनेंगे। जैसे मैं यहाँ पे, हाँ ये पॉइंट मैं कोट करना भूल गया, माना किसी सिस्टम का एनालिसिस आपने एक्स रिप्रेजेंटेशन में भी किया और पी रिप्रेजेंटेशन में भी किया। एक्स रिप्रेजेंटेशन में आप उसका साई एक्स टी निकालेंगे, पी रिप्रेजेंटेशन में आप जैसे तैसे करके उसका फाई निकालेंगे, फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ ऐसे निकालेंगे, एक्स का ऑपरेटर यहाँ ले लेंगे, जबकि इस वाले रिप्रेजेंटेशन में एक्स का ऑपरेटर सिंपली एक्स, यहाँ पी का ऑपरेटर सिंपली पी और यहाँ पी का ऑपरेटर माइनस एक्स। पर अगर सिस्टम सेम स्टेट में है तो ये इसका आंसर और इसका आंसर सेम बनेगा। फाई और साई सेम नहीं है, ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, पर जो फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, एवरेज वैल्यू, इसका आंसर आपको सेम मिलेगा। तो रिप्रेजेंटेशन आपके मनचाहे हो सकते हैं, इन प्रिंसिपल आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। यहाँ तो हमने केवल 2 की बात की, एक्स और पी रिप्रेजेंटेशन, पर डिराक थ्योरी में हम देखते हैं हम मनचाहे रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा? एक ही बनेगा। तो फिर यहाँ पे ये हमें हेल्प करता है, हम क्यों ना वो वाला रिप्रेजेंटेशन लें जो हमारी प्रॉब्लम को सबसे आसान बना दे। ज़रूरी नहीं है कि सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इक्वली डिफ़िकल्ट या इक्वली ईजी हो। तो फिज़िक्स में हम ये वैसे भी करते हैं,
हम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करते हैं जहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो। तो वही चॉइस क्वांटम मैकेनिक्स भी हमें ऑफर करती है। सिस्टम की स्टेट का एनालिसिस आप किसी भी बेसिस उसमें सेट पे जाके कर सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक आइडियाज़। ओके, और लास्ट में मैं एक और सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पे छोड़ा था, ये वाला, ठीक है। एलजेड ऑपरेटर को आप एक्स रिप्रेजेंटेशन में तो वैसे हमने लिख रखा है, लेकिन फिर से लिखने की कोशिश कीजिए, और फिर पी रिप्रेजेंटेशन में भी उसको लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, और लास्ट में एक सवाल और है, प्लेन वेव के, इसे आप एक्सट्रीम केस समझ सकते हैं, एक्सट्रीम अपोजिट केस हो सकते हैं। अगर किसी सिस्टम का पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन 1 के बराबर है, सब जगह उसका पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन 1, मैं टाइम इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम वाला पार्ट आप भूल सकते हैं। अगर ये वेव फंक्शन 1 है, और अगर मैं और टेक्निकल लैंग्वेज में लिखता तो मुझे डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश लिखना चाहिए। मतलब 1 से मेरा मतलब एक्चुअली ये नहीं था कि ये सब जगह 1 है, ये मैं गलत बोल गया। 1 से मेरा मतलब ये है, पोजीशन स्पेस में वेव फंक्शन कैसा है, यहाँ 0 0 0 किसी एक पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, x बराबर x डैश वाले पॉइंट पे, माना x बराबर 10 वाले पॉइंट पे, पार्टिकल मुझे पता है डेफिनेटली x इक्वल टू 10 पे है, बाकी जगह नहीं है, तो मतलब उसका वेव फंक्शन केवल उस वाले पॉइंट पे फाइनाइट होगा, बाकी सब जगह कितना होगा, 0। ये है मेरा सेंस। ये तो अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन स्पेस का वेव फंक्शन ऐसा है, तो क्या आप उसका मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन गेस कर सकते हैं? मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके निकालने को भी नहीं कह रहा कि आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करके निकालें, बट कैन यू गेस विद दीज आइडियाज़? ओके, सो ट्राई थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि अगर पोजीशन स्पेस में वेव फंक्शन इस नेचर का है, डिराक डेल्टा जो जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर इस नेचर का आप सोचें, ये 1 मैंने गलत लिख दिया है, 1 का मेरा मतलब यह था x बराबर x नॉट पे 1 है और बाकी सब जगह 0 है। तो अगर पोजीशन स्पेस में किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन ऐसा है, तो मोमेंटम स्पेस वाला जो उसका वेव फंक्शन है वो आप कैसा गेस करते हैं क्या? ठीक है, आप इस वाले एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से शायद आपको कुछ हिंट मिलेगी। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। लेट मी अगेन रिपीट, ये इनफैक्ट ये जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया और जो पार्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये है जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। और ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्रक्स एक सेंस में यही है। लेकिन आपके लेवल पे अभी जितनी मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है या आपके सिलेबस में जो कंटेंट है उसमें हम इसे अभी डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैंने जस्ट उसका कुछ सीधे जो रिजल्ट्स होते हैं पोजीशन रिप्रेजेंटेशन और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन के, सीधे आपके सामने पेश कर दिए हैं। ओके, तो ट्राई अंडरस्टैंडिंग विद दिस मच इन्फॉर्मेशन। ओके, आप में से जो हायर स्टडीज़ करेंगे एमएससी या बाकी क्लासेस में, वहाँ ये प्रॉपर फॉर्मुलिज्म वो स्टडी करेंगे, और तब वो और ज़्यादा बेटर अप्रिशिएट कर सकेंगे ये एक्स फॉर्मुलिज्म और पी फॉर्मुलिज्म, और क्यों एक्स और पी फॉर्मुलिज्म के बीच ये वाला फैक्टर आता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला फैक्टर, ई टू पावर आइटा के एक्स या ई टू पावर माइनस आइटा के एक्स का ये फैक्टर क्यों आता है, क्यों ये एक दूसरे से फूरियर ट्रांसफॉर्म से कनेक्टेड होते हैं, ये वहाँ अप्रिशिएट हो पाता है। ओके, बट यहाँ मैंने आपको फिर रिजल्ट्स दिए हैं, सो यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग विद द limitations that we have. Okay, so with that I would like to end this lecture. Thank you everybody.